स्वागत करता हूं। राजेंद्र फिल्म्स की ये पहली फिल्म है मौलाना आज़ाद, जो 18 जनवरी को रिलीज़ होने जा रही है। आज के इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए हमारे साथ हैं जश्न अग्निहोत्री, जो बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म की मशहूर अदाकारा हैं। मैं जश्न को इनवाइट करता हूं कि वो इस प्रोग्राम का संचालन करें। थैंक यू। नाइस इंट्रोडक्शन आपने मुझे बिल्कुल व्हाट यू कॉल इट, आई एम रियली नॉस्टैल्जिक राइट नाउ कि मैं आज एक हिस्टोरिकल फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को कंपेयर कर रही हूँ एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक, क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म भी एक हिस्टोरिकल फिल्म थी। इंदू सरकार से मेरा डेब्यू हुआ था और आज मैं यहाँ पे मौलाना आज़ाद, जो कि एक हिस्टोरिकल बायोपिक है। आई ऑलवेज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल फिल्म्स, आई सो लव देम। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम एसोसिएटेड एज अ कंपेयर फॉर दिस ट्रेलर लॉन्च। और यही कहना चाहूँगी कि ये एक हिस्टोरिकल बायोपिक है और आलोक जी, ऐसा लगता है कि जैसे बायोपिक्स का सीज़न सा आ गया है। जनवरी में ही कुछ 6 बायोपिक्स रिलीज़ हो रही हैं बैक टू बैक, and they are on various historical figures, and of course this one is on a huge historical figure also, the great Indian hero of freedom movement, और जिन्हें हम आज़ादी का घायल हीरो भी कहते हैं। तो of course I'm going to be talking about the man and the film मौलाना आज़ाद in a bit, लेकिन एक बारी उससे पहले as a good host I think I should give you all a warm welcome। आप सभी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। I'd like to thank you all for taking your precious time today and coming here for this most special trailer launch। अब ये स्पेशल क्यों है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है, especially for my media friends, for the journalists here, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बारी फिर से, my name is Jashn Agnihotri and it's a huge pleasure for me to welcome you all to with a huge round of applause to the trailer launch of Rajendra Films presents वो जो था एक मसीहा मौलाना आज़ाद। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। Few credits, the dialogues, story, screenplay, lyrics, everything is by Dr. Rajendra Gupta Sanjay. The film is also directed by Dr. Rajendra Gupta Sanjay and another director, Mr. Sanjay Singh Negi. और as a matter of fact उनका बर्थडे है आज, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां संजय सिंह नेगी जी के लिए। One important credit that I cannot miss is Mrs. Bharti Vyas, जिनके कराची की गलियों में वो रहती थी, तभी उनका खेलना बड़े होना हुआ और पार्टीशन होने के बाद वो इंडिया में सेटल हुई। और जी 10 साल की उम्र में उन्होंने पार्टीशन देखा है ना आलोक जी। ओके, नॉट हिज फॉल्ट बेसिकली, थोड़ा सा कभी हो जाता है ऊपर नीचे। तो 10 साल की उम्र में उन्होंने पार्टीशन देखा और वो कराची में बड़ी हुई और वहाँ से फिर इंडिया में शिफ्ट हुई और वो बिल्कुल ही पार्टीशन के अगेंस्ट थी। वो आज भी कराची की गलियों को मिस करती हैं और उनकी बहुत ही इच्छा है कि वो जाएं कराची वापस। वहाँ पे उनके जहन में है ये बात कि मैं जाना चाहती हूँ कराची। उन्हें बहुत लगाव है कराची की गलियों से आज भी, लेकिन आई एम सॉरी बट बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ इज़ नॉट परमिटिंग हर, बट गॉड ब्लेस यू। आपकी विश आई प्रे कि ज़रूर पूरी हो। यू विल बी फाइन एंड यू विल सून गेट टू विजिट कराची। तो इनके दिल में दोनों देशों के लिए बहुत लगाव है एंड शी ऑलवेज वांटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो कहीं ना कहीं चलिए मैम And here comes the poster of Maulana Azad for you. Huge round of applause, ladies and gentlemen. As I see on the poster, Mr. Linesh Fanse is in his get-up as Maulana Azad.
सेंटर सेंटर सामने सामने यहाँ पे नीचे सेंटर प्लीज सेंटर सेंटर ओके। से मिलने पहुंचा तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझे देखा तो कह दिया कि नहीं भाई आप जिन्ना के लिए तो सूटेबल नहीं है। तो मैं बोला ठीक है। तो ऐसे ही 5-10 मिनट बैठा उनसे बातचीत कर रहा था। तब तक वो उनकी किताबें देख रहे थे और मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे कि आपने क्या किया है, क्या करते हो। और 10 मिनट किताबें खंगाली और भारती जी के साथ सलाह मशवरा किया। और फिर मुझे कहा गया कि भाई आप तो आपसे बात करके मालूम पड़ गया कि आपने क्या किया है और क्या कर सकते हो, और आपका लुक मौलाना आज़ाद के लिए फिट बैठा है, तो हम आपको मौलाना आज़ाद के लिए ले रहे हैं। तो जिन्ना के लिए आया था और मौलाना आज़ाद बन के वहाँ से निकला। थैंक्स अलॉट सर उसके लिए। क्या बात है, it was preordained that you had to become मौलाना। लुक तो बहुत थोड़ा गेटअप के साथ सिमिलर था, पर उनके जो पोस्चर है उसके ऊपर काफ़ी वर्क करना पड़ा। और दूसरा उर्दू के ऊपर, जो कि मौलाना आज़ाद खुद बहुत अच्छे उर्दू के जानकार थे, तो उतनी उर्दू तो मेरी अच्छी नहीं थी। तो उसके लिए सर के साथ मैंने बहुत सारे वर्कशॉप लिए रीडिंग के, और उसके बाद ये रोल कर पाया मैं। I'm sure, but it was not so difficult. You being a gold medalist in the Bachelor of Performing Arts in Drama, my, what a degree. So, had to be not as difficult or a Herculean task for you. टास्क तो क्या है कि कोई भी बायोपिक करना ऐसे भी, और भी इतने महान इंसान के साथ करना, तो थोड़ा डर तो था ही मन में कि बराबर कर पाऊंगा कि नहीं। फिर भी क्या, वो थिएटर की वजह से कैरेक्टर स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने की बहुत अच्छी आदत है, तो इजीली हो पाया। Nice. The switching off and on is like a difficult thing, because when I act, एक बार switch on हो गया तो if it's an emotional scene, इतनी ज़्यादा emotional हो जाती हूँ, रो डायलॉग बोला था कि अगर कुतुब मीनार की ऊंचाई से खड़ा होकर भी कोई कह दे कि तुम्हें स्वराज मिल सकता है, बशर्ते तुम हिंदू मुस्लिम एकता को त्याग दो। तो उन्होंने कहा था कि मैं स्वराज त्याग सकता हूं, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं, क्योंकि स्वराज हमें कभी भी मिल सकता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता अगर निकल गई हाथ से तो कभी वापस नहीं मिल पाएगी। तो ये डायलॉग उनका बहुत अच्छा लगा था मुझे सुनना। Wonderful. And भारत का दुलारा अबुल कलाम आजाद था, भारत का दुलारा गांधी का वो ध्याय न हाथ, नेहरू का था प्यारा। गांधी का वो दाई न हाथ, नेहरू का था प्यारा। अबुल कलाम आजाद था, भारत का दुलारा। इलाकों में भी, माहौल में भी, क्योंकि हमने कभी स्कूल में पढ़ते हुए, इधर उधर खेलते हुए, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नाम हमने कभी देखा भी नहीं था। सिर्फ फ्रेंडशिप, दोस्ती, बस इतना ही था। और हम एक दूसरे के घर में आते जाते थे, बेरोक टोक बेधड़क ऐसे जाते थे हम लोग। अब तो खैर ज़माना बदल गया है, हिंदुस्तानी है और कुछ नहीं है। तो ये सोचकर मैंने मौलाना आज़ाद, जिनके बारे में मैंने बचपन से ही सुना था अपने पिताजी से, तो मुझे ये कैरेक्टर, ये व्यक्तित्व तो मुझे इतना ज़्यादा मोहक लगा कि ये आदमी सबसे अलग है, सबसे जुदा है, सबके स्वर अलग हैं, और इसके अकेले का स्वर भी इतना बुलंद है कि ये सबके ऊपर भारी पड़ता है। और इसलिए मुझे इनके चरित्र के ऊपर पढ़ने के लिए प्रेरणा मिली कि मैं पढ़ूं, देखूं ये व्यक्तित्व क्या है, क्यों लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, क्यों पिताजी इनके बारे में इतनी तारीफ़ करते हैं और वो इनके फ़ैन हैं। पढ़ने के बाद मुझे मालूम होगा ये शख्सियत तो बिल्कुल अनूठा है, और इनकी जो गाथा है, इनकी जो कहानी है, वो और भी ज़्यादा अनूठी है। क्योंकि ये व्यक्ति, जिनके पूर्वज मुगल, खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे महान शख्सियत का किरदार करने का मौका मिला। तो इतने महान थे, फिल्म के बाद मुझे और ज़्यादा उनकी महानता का पता चला। जो हमारे दिग्दर्शक और राइटिंग फिल्म के जो है, उन्होंने
इतना डिटेल में इनके ऊपर वर्क किया था। और ये फिल्म मुझे लगता है कि इस वक्त समझ रहा हूँ कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला परदेश। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही कम पढ़ाया गया है स्कूल में जब हम थे, कॉलेज में थे शायद। और इसके जो राइटर और डायरेक्टर जो हैं सर संजय राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने इतना डिटेल में वर्क किया इस फिल्म के बनाने से पहले, तो इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इस महान इंसान के बारे में पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए, जो नहीं पता चल पाया आज तक। और ये फिल्म बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म हर एक स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बताई जानी चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि एक तो हमारे पहले एक क्रांतिकारी तो है ही, पर एक हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कितने पढ़ाई में उन्होंने जो कितनी तकलीफ मेहनत करके इतनी सारी लैंग्वेज सब कुछ सीखा। तो ये हर एक इंसान को और हर एक बच्चे को पढ़ा दिखाना चाहिए बचपन से ही कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैसे बनी। आप लोगों ने क्या रिसर्च किया इसके ऊपर, क्योंकि एक बायोपिक जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता भी है लोगों को, तो आपने उसको कैसे दिखाया फिल्म में और क्या प्रिपरेशन किया, कुछ बताया? ये तो बहुत कठिन काम था, क्योंकि बायोपिक पिक्चर को बनाना आसान काम नहीं है। तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया, कई किताबें देखी, कई जगहों पे गए, लाइब्रेरी में गए, कहाँ ढूंढते कम से कम 4 साल तो लगा हमको रिसर्च करके इस चीज़ को तैयार करने का। 4 साल बहुत बड़ा समय होता है, और क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो बिल्कुल अनूठा है, यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में भी अनूठा है। इनके जैसा कोई भी राजनीति के अभी तक कोई भी नेता आज तक नहीं देखता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। उनके ऊपर काम करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा कठिन काम था। और इसलिए मुझे बड़ी सावधानी के साथ कई जो विद्वान लोग हैं जो उनके बारे में जानते थे, जिन्होंने उनके ऊपर लिखा है, उनके लेखों को, उनकी किताबों को मैंने पढ़ा और एक एक चीज़ को मैंने नोट किया कि क्या क्या चीज़ देने लायक है और क्या क्या चीज़ मतलब हमारी फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ हमको छूट करती है दर्शक के लिए और जो देखने वाले लोग हैं, और यहाँ तक कि इतिहास को भी हमको बिल्कुल इंटैक्ट रख के आगे बढ़ना था कि कहीं कोई ऐसी चीज़ गलती न हो जाए। इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ हमने इसको रिसर्च करके पटकथा के रूप में तैयार किया। कठिन काम था, बट आज मुझे लगता है कि हमने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, और ये देश के बच्चों के लिए, आज के जनरेशन के लिए एक शिक्षाप्रद फिल्म साबित हुई। तो ये बायोपिक एक फिल्म है, तो आपने जैसे बताया कि आपने पूरा सर्च करके किया, लेकिन उसमें कोई ऐसे सीन जिसे आपने सोचा है लेकिन आपने हटाया हो कि कहीं उस पर भी बात ना हो जाए? मौलाना आज़ाद तो जैसे व्यक्तित्व नहीं थे कि उनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। वो बिल्कुल ही सीधे साधे आदमी थे, सच को सच मानते थे, सही को सही मानते थे, गलत को गलत मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी को भी, उनका अगर कोई प्रपोजल होता था कोई, तो वो बोलते थे कि गांधी जी अगर इस बात को हम ऐसे प्रेजेंट ना करके ऐसे प्रेजेंट करें तो शायद इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ये बात बहुत बड़ी थी उस ज़माने में, गांधी जी के सामने किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाए कि गांधी जी आप ऐसे नहीं ऐसा कीजिए तो ज़्यादा रिपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा अंजाम मिलेगा, कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। तो इतने स्पष्ट वक्ता थे, तो ऐसे स्पष्ट वक्ता के बारे में कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती, कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। फिर भी हमने बड़ी सावधानी बरती है कि कहीं कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य न निकल जाए, कोई ऐसा डायलॉग के रूप में, ताकि आगे चलते तो उसमें कोई कठिनाई पैदा हो जाए। हमने इसका बहुत ही सावधानी से ध्यान रखा है। अब्दुल जी के किरदार को आपको निभाना था, उन्हें भारत रत्न से भी अवार्ड नवाजा गया था, तो आपको इस कैरेक्टर को निभाना था, आपके मन में कोई डर था? क्योंकि एक ऐसे शख्सी कैरेक्टर को आपको निभाना था कि आपकी कहीं गलती ना हो जाए, कोई छूट ना हो जाए। हाँ, सबसे पहले डर तो ऐसी बायोपिक और इतने महान इंसान का तो किरदार निभाना, तो जब भी मैं इस किरदार के बारे में सोचता था मुझे रात को नींद नहीं आती थी।
फिर मैंने देखा, उनको पढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पे और उस पर देखा तो सिर्फ उनकी आवाज़ ही रिकॉर्डेड है, बाकी कुछ है नहीं। तो उनकी किताबों में उनके जेस्चर पोस्चर है, वो कैसे खड़े रहते थे, कैसे उनका बैठने का तरीका था, तो वही मिल रहा है। तो मैंने सब रिसर्च कर करके अपने एक्टिंग में उसको मैंने ये फिल्म तो कैसे मिली मैंने, तो मैं बोलता कि ये फिल्म जब बना रहे थे तो मुझे फ्रेंड का फ़ोन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर एक फिल्म बन रही है, तो उसमें एक मोहम्मद अली जिन्हा का कैरेक्टर है, तो सीन बहुत ही कम है पर अच्छा है। तो मुझे तो जिन्हा का कैरेक्टर ऐसे भी 2 सीन हो तो भी वो क्या है कि जो उनका ये है व्यक्तित्व, तो मैं बोला हाँ चलो जाता हूँ, तो मैं इनसे मिलने आया सर से। तो उन्होंने मुझे देखा, तो देख कर कहा कि नहीं आप जिन्हा के लिए फिट नहीं है। मैं बोला ठीक है। तो पूरी सर से बातचीत होती रही, 10-15 मिनट उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, मैंने क्या किया है, क्या उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी और वो बुक खंगालते रहे। फिर थोड़ी देर के 15 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि आप जिन्हा के लिए तो नहीं है, लेकिन हम आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे 4-5 ऑडिशंस लिए, फिर उन्होंने वर्कशॉप लिए और फिर मुझे रोल। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? आपने डायरेक्शन किया है तो कितना अच्छा रहा ये पूरा आपका जो मूवमेंट रहा, ट्रेलर लॉन्च किया गया है? मैम बेसिकली देखा जाए तो हमारे लिए तो मैं पिछले काम में काम कर रहा हूँ और चैलेंज तो हर जगह होता है, लेकिन ये बायोपिक थी और मौलाना आज़ाद के बारे में मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी और उनका साथ रहा। मुझे लगा करते थे ये बात भी करते थे, पर घर पे जाने के बाद भी फ़ोन पे भी जिसको नहीं पता कि क्या मतलब है नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है हमारा, हम इस तरीके से क्या करें क्या है। तो दिक्कतें भी काफ़ी आई क्योंकि वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए कि उस समय का जो पीरियड है और आज के टाइम पे हमें सब चीज़ मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की है कि कैसे मैनेज करें, क्योंकि उस समय की जो प्रॉपर्टीज़ है, उस समय का जो कॉस्ट्यूम्स है, उस समय का जो सारा माहौल था उसको मेंटेन करने का दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी एक यहाँ तक तो बाकी ट्रेलर के हिसाब से आपको लगा होगा कि जो भी है तो लैंग्वेज को लेकर लैंग्वेज पे कितना काम किया गया है? लैंग्वेज पर कितना ध्यान दिया गया और कितनी भाषाओं पर लेकर आप पूरी टीम पर कितनी मेहनत करनी पड़ी? लैंग्वेज पे तो ये था कि सर जो हैं उन्होंने उनको उर्दू अच्छे से आती है, उन्होंने पूरा उर्दू पे पढ़ा भी है और उन्होंने लिखी हुई है, तो वो एक एक चीज़ को वो मेंटेन करके चल रहे थे। साथ में इन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है, यूजली जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, शूटिंग की तैयारी कर रहे थे तो उस चीज़ पर उनका वर्कशॉप चालू था। तो लैंग्वेज के लिए मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि लैंग्वेज के लिए वो एक एक चीज़ को देख रहे थे। फिर जो भी हमें लगा कि कहीं ऊपर नीचे है तो हमारी डबिंग जब हुई, हम पोस्ट पे आए तो पोस्ट के दौरान हमने उसको उस चीज़ को जो भी करेक्ट करना था वो करेक्ट करके फिर आज मतलब तो उर्दू का एक ऐसा चीज़ है कि उर्दू अगर आप बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको अलग तरीके से बोलना पड़ता है, जो मुझे भी, मैं हकीकत बताऊं तो मुझे भी नहीं आती कि कैसे बोला जाता है। लेकिन वो थे, उन्होंने एक एक चीज़ को पकड़ के रखा था कि किस शब्द को कैसे बोलना है, किस शब्द को कहाँ से उठाना है, गले से बोलना है कि पेट से बोलना है कि जीभ से बोलना है, ये सारी चीज़ें उनको पता थी। तो उन्होंने सारी चीज़ पर हर जगह पर वो हेल्प की। तो लोकेशन मैम हमने एक तो मुंबई में की है यहाँ पर, फिर कलकत्ता गए, दिल्ली में हमने शूट किया, बाकी ये था कि दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता बायोपिक फिल्म में रोमांस का स्थान नहीं होता है, म्यूज़िक का भी स्थान नहीं होता, लेकिन हमने इसमें म्यूज़िक डाला है और म्यूज़िक भी अच्छा बना है और लोगों को पसंद आएगा। इसको म्यूजिक डायरेक्टर दर्शन कहार ने बहुत ही बढ़िया ढंग से कोशिश किया है और गाने जो भी हैं उसके वर्डिंग्स आपको अच्छे लगेंगे। इतने अच्छे इसकी तर्ज बनाई है उन्होंने कि आप लोगों को फिल्म देखने के बाद लगेगा कि ये म्यूज़िक वाकई म्यूज़िक है। और आज की म्यूज़िक को ध्यान में रखते हुए, कल की म्यूज़िक को ध्यान में रखते हुए इसका समन्वय किया गया इस फिल्म में। वो गीत आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई इस फिल्म में म्यूज़िक का स्थान न होते भी म्यूज़िक ने अपना स्थान बना लिया है। राजेंद्र जी, इसमें क्या बायोपिक में अगर बायोपिक की बात करें तो इसमें वल्लभ भाई पटेल जी का भी जिक्र है या है, उनका भी किरदार इसमें दिखाया जी हाँ बिल्कुल। पार्टीशन के अगेंस्ट
ये एक्चुअली जो कांग्रेस थी वो एक आदमी की कांग्रेस नहीं थी, कार्यकारिणी की कांग्रेस थी। और कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य थे सबको हमने इसमें सब रखा हुआ है, चाहे पटेल हो, राजा जी हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, सीतारमैया हो साउथ के, चाहे मोतीलाल जी हो या किसी घोष हो, ये जितने बंगाल के, महारानी के, किटलानी, सब लोगों का नाम इसमें लिया, सबने रोल किया हुआ है इसमें। इतने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 12, 13, 14 कैरेक्टर्स हैं इसमें, उन सबको हमने रखा है। और ये सबसे सब मान लेंगे कि हीरो तो मेन सुपर हीरो ये हैं, बाकी 10 हीरो वो लोग हैं। वो वर्किंग कमेटी जो पोस्टर है जी उसके बारे में जानकारी दें, क्या है? ये बेसिकली यही है। बेसिकली ये फोटो है, इसमें बैकग्राउंड में हमने तिरंगा रखा है। तिरंगा उस ज़माने में, देखिए उस ज़माने में तिरंगा का रंग कुछ और ही था, चरखा था, बाद में उससे अशोक चक्र आया, ये आज़ादी के बाद की बात है, उसके पहले चरखा था। तो हमने तो लिया है क्योंकि मौलाना जी आज़ादी के बाद तक थे और उस वक्त जो तिरंगा था उसमें अशोक चक्र था, उस अशोक चक्र का इसमें जिक्र किया गया है।